कितनी किस्म की क्वांटिटीज होती हैं? बेटा वो खिड़की खोल देना। कितनी किस्म की क्वांटिटीज होती हैं? सबके सब एक यकजुबां होकर जवाब दीजिए। सबके सब जवाब दीजिए। कितनी? 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी वाली? पहली वाली कौन सी होती है? दूसरी वाली कौन सी होती है? राइट क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज के नाम बताने हैं एक सीक्वेंस में। नंबर 1 मास, नंबर 1 क्या? मास। नंबर 2 लेंथ, नंबर 2 क्या है? लेंथ। नंबर 3 टाइम, नंबर 3 क्या है? टाइम। नंबर 4 टेम्परेचर, कौन सी जनाब? नंबर 5 करंट, क्या जनाब? किन दो को इग्नोर मारना है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इग्नोर मारें, लाइट इंटेंसिटी को भी इग्नोर मारें। याद आते हैं तो भी भूल जाएं, याद आते हैं तो भी भूल जाएं। जब भी कभी कोई कहे कि जनाब बेस क्वांटिटीज के नाम बताएं, तो कैसे बताएं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट। अगर दिमाग में कोई मोल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या कोई लाइट इंटेंसिटी या कैंडेला आया भी तो क्या करना है? बोलने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अगर आप कहें नहीं सर उसने पूछा है 6 बताएं, किसी ने पूछा है 7 बताएं, तो बता दीजिएगा। अदरवाइज क्या मारिएगा भाई? इग्नोर मारिएगा। इनकी एसआई यूनिट्स की जब हम बात करेंगे तो मैथ्स की एसआई यूनिट क्या है जी? क्या क्या क्या? ये केल्विन कौन बोला है? मैथ्स की एसआई यूनिट क्या है भाई? किलोग्राम। लेंथ की एसआई यूनिट क्या है भाई? मीटर्स। टाइम की एसआई यूनिट क्या है भाई? सेकंड्स। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है भाई? केल्विन। आगे क्या था? करंट। करंट की एसआई यूनिट क्या है भाई? एम्पेयर। किसी को मसला इन तमाम बातों से? ये वाली सारी बात हो गई। अच्छा ये एक ग्लास पड़े ले जाना। अच्छा जी, किधर पहुंचाई हमने बात? जो हमारी बेस क्वांटिटीज हैं, मैं चाहता हूं कि आपको उनके नाम किस तरह से याद हों। सर जी जैसे हमें अपना नाम याद है ना। आप कब का नाम क्या है? आप कहेंगे सर कॉमन थोड़ी है कि सारे एक ही नाम बताएं। किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। हर किसी को अपने अपने नाम के स्पेलिंग्स याद है। किसको अपने नाम के स्पेलिंग्स नहीं आते? कि सर मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूं कि मेरे नाम में क्या स्पेलिंग्स हैं। एनीवन? किसको अपने नाम के स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन होती है? आमना तुम्हारे नाम के स्पेलिंग्स क्या हैं जी? AMNA। मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूं इसके अंदर। पूछे कैसे? किसी से पूछो, कहते सर जी मेरे नाम के स्पेलिंग है AAMNA। को कहते सर मेरे नाम के स्पेलिंग है AMINA। को कहते सर मेरे नाम के स्पेलिंग है AAMINA। अच्छा को कहते सर मेरे नाम के स्पेलिंग है AMINAH। अब हर किसी की अपनी मर्जी है कि क्या उसने नामों का स्पेलिंग बनाया है। तो जो भी बना लिया एक दफा उसको पुत्र जी फिर चेंज नहीं करते, उसको क्या करते हैं? याद रखते हैं। बचपन में अम्मा ने या अब्बा ने या किसी टीचर ने जो स्पेलिंग लिख दी है, हमने क्या कर दिया? असल में सबसे आसान है आमना, AMNA, दैट्स इट। कोई कहते नहीं सर मेरी अम्मा ने कहा था AA के साथ आमना, आमना है जी। कोई कहते सर नहीं मेरे अम्मा ने कहा था आमीना, AMINA। कोई कहते सर नहीं मेरी अम्मा ने कहा था आमना, AMNAH। सो खैर मैं ये किधर जा रहा हूं पता नहीं यार। जो भी था भाई, जो बचपन में बता दिया गया उसको हमने क्या कर लिया? याद कर लिया ना। भूलते तो नहीं ना कभी हम। तो मेरी आपसे गुजारिश है, कितने दिन हो गए पढ़ा रहा हूं मैथ्स, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट? कुछ 10 दिन नहीं, 10 तो नहीं, कुछ 7 एक दिन तो हो गए हैं। कुछ तकरीबन कितने? 7 एक दिन तो हो गए हैं। एक ही नाम रोजाना सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? मैथ्स, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और क्या? करंट। तो पुत्र भूलना चाहिए है नहीं ना? हाँ जी। इसको ऐसे याद कर लें जैसे आपको आपके नाम के स्पेलिंग्स याद हैं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, उसी तरह इसको भी याद कर लें। इसको मसला है जी। और उनकी यहाँ यूनिट्स भी पता होनी चाहिए कि मैथ्स की क्या यूनिट है, लेंथ की क्या यूनिट है, टाइम की क्या यूनिट है, टेम्परेचर की क्या यूनिट है और करंट की क्या यूनिट है। और इन बेस क्वांटिटीज के हवाले से किसी के पास अगर कोई सवाल है तो ऐसे करके हाथ खड़ा कर दें। एनीवन?
कि सर जी मैंने बेस क्वांटिटी से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है? नहीं, पक्की बात है, ओके डन हो गया। फिर आगे चलते हैं भाई। बेस क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सबको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो असल में हमारा टॉपिक भी किधर है? हमारा टॉपिक भी डिराइव्ड क्वांटिटीज पर है। किधर है जनाब जी? हमारा टॉपिक भी डिराइव्ड क्वांटिटीज पर है। ओके, अब अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज की बातें करें हम, प्लीज टेल मी, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज का वर्ड मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीन बाय डिराइव्ड? एनीवन? डिराइव्ड जी सर जी, डिराइव्ड का मतलब है डिराइव्ड। सही कह रहे हैं सर जी, डिराइव्ड का मतलब है डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग, मेड फ्रॉम समथिंग, फॉर्म्ड फ्रॉम समथिंग जी। एक्सट्रैक्टेड, यस, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम समथिंग सर जी। मतलब डिराइव्ड का मतलब है कहीं ना कहीं से हमने डिराइव। सर बहरहाल जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं हमने उनके साथ कुछ नोट्स लिखना स्टार्ट किए थे। दिखाओ जी क्या क्या लिखा। सबसे पहले हमने कहा सर जी डिराइव्ड क्वांटिटीज बेसिक होती हैं? नहीं। ये फंडामेंटल होती हैं? नहीं। इनको क्या करना पड़ता है? इनको सर डिराइव करना पड़ता है। कहां से डिराइव करते हैं? सर जी बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। जब हम इनको बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हैं मतलब कैसे? सर जी दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम क्या? बेस क्वांटिटीज। कैसे? कैसे फॉर्म? दे आर कंबाइंड बाय, मतलब दे आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग बेस क्वांटिटीज। वो भी कैसे? हाउ टू कंबाइन? सर इधर मल्टीप्लाई करके कर लें या फिर डिवाइड करके कंबाइन कर लें। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर लें। एनीवन? नो? अच्छा, सो यू नो व्हाट, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो पुत्र जी बन क्या जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है जी? एक फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा, अभी हम आज मैंने वो फॉर्मूला का लफ्ज अंडरलाइन कराया था, मैं उस फॉर्मूला की तरफ आज के लेक्चर को लेके जाऊंगा। मैं बस आखिरी बात ये करता चलूं कि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ऑलमोस्ट कितनी लिखी हैं आपने? ऑलमोस्ट 20 डिराइव्ड क्वांटिटीज आप लोगों ने मेंशन की हुई हैं, स्टार्टिंग विद एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या मोमेंटम या फोर्स या मोमेंट या वर्क या एनर्जी या पावर या प्रेशर या जितनी भी हैं, इन तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या सीन है? सर जी दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सम बेस क्वांटिटीज। दे आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग बेस क्वांटिटीज। दे आर फॉर्म्ड बाय ईदर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बेस क्वांटिटीज। वी नीड टू अंडरस्टैंड और वी नीड टू लर्न कि किस किस क्वांटिटी में किस किस डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए या उसको फॉर्म करने के लिए किस किस बेस क्वांटिटी को आपस में क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है या डिवाइड किया गया है। यहां तक किसी को परेशानी है? हमने ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और आई थिंक कल हमने सिर्फ क्या किया था? कल हमने सिर्फ और सिर्फ उन तमाम के नाम लिखे थे। मैं वैसे आपको एक छोटी सी बात और लिखवाना चाहता हूं। आपने इन तमाम क्वांटिटी से पहले आपने एक नोट लिखा है कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। आपको एक बात बताऊं, they are not just derived from base quantities, they can even be derived from derived quantities। क्या कह रहा हूं मैं? जरूरी है बेस तो है ही पांच को कितनी दफा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? मतलब 5 में से किस किस को आपस में मल्टीप्लाई और किस किस को डिवाइड करेंगे? डिवाइड या मल्टीप्लाई करके जो डिराइव्ड क्वांटिटीज निकलेंगी उनको दोबारा आपस में क्या कर लेना? उनको दोबारा आपस में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके क्या निकलेगा? सारे कोई और डिराइव्ड क्वांटिटीज निकल आएंगी। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, दे आर नॉट 21 इन नंबर, दे आर इनफाइनाइट इन नंबर। जैसे जैसे इंसान आगे जाते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे और पढ़ाइयां करते जाएंगे, क्या पता और डिराइव्ड क्वांटिटीज निकालते जाएंगे। तो मैं चाहता हूं इस टेबल के बाद एक नोट लिखिए कि डिराइव्ड क्वांटिटीज आर इनफाइनाइट, बल्कि इनफाइनाइट ना लिखें, ये लिखें आर न्यूमरस। देयर आर न्यूमरस डिराइव्ड क्वांटिटीज, देयर आर न्यूमरस डिराइव्ड। पिछले लेक्चर के साथ ही लिखे बच्चों, अगले पेज पे जाने की जरूरत नहीं है,
जहां पिछला लेक्चर खत्म हो रहा था, बस ठीक है, जहां पिछला लेक्चर खत्म हो रहा है उसी के बिल्कुल साथ जाके क्या लिख दीजिए, देयर आर न्यूमरस डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनफाइनाइट का तो मतलब है बहुत ही ज्यादा, लेकिन हाँ मैं कर सकता था, मैं ये वर्ड भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने वर्ड को थोड़ा सा एहतियात करके इस्तेमाल किया है। सर इनफाइनाइट तो बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन कुछ तो लिमिट होगी। लेकिन अगर मैं कहूं जी मैंने क्या करना है, मैं इनफाइनाइट के वर्ड को डिफेंड भी कर सकता हूं कि सर पहले बेस को यूज करके क्या करें, कुछ ड्राइव करें, फिर जो ड्राइव हो जाए उनको यूज करके क्या करें, कुछ और ड्राइव करें, फिर जो कुछ और ड्राइव हो जाए उनको यूज करके क्या करें, कुछ और ड्राइव करें। तो लगे नहीं ये खेल खेलते रहे जब तक क्या ना हो जाए, ओ लेवल ना हो जाए, जब तक ए लेवल ना हो जाए, जब तक ग्रेजुएशन ना हो जाए, जब तक मास्टर्स ना हो जाए, जब तक पीएचडी ना हो जाए, उसके बाद एक पोस्ट डॉक्टरेट भी होता है वो ना हो जाए, और उसके बाद फिर बंदा फौत भी हो जाता है, जब तक बंदा जन्नत में ना चला जाए। जन्नत में जाके फिर और खेलते रहिएगा, सर जी इससे भी आगे हमने क्वांटिटीज बनानी है। तो आई थिंक हाँ इनफाइनाइट का लफ्ज भी गलत नहीं है, लेकिन मैं वो इनफाइनाइट का लफ्ज इस्तेमाल अभी नहीं करना चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ बहुत सारी हैं यार, हद से ज्यादा है। ठीक है, ये हद से ज्यादा क्यों है जी, इससे ज्यादा गर्मी आ रही है, हाँ ये भी हो सकता है। मुझे लगता है कि थोड़ी कोई हवा शवा क्रॉस होएगी तो कुछ हद तक ना वो कम से कम हवस नहीं होगी। अगर हम इसको बंद करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है क्लासरूम के अंदर वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी, तो गर्मी तो बर्दाश्त हो जाएगी। वो ऑक्सीजन का लेवल जब नीचे जाएगा तो वो दिमाग बंद हो जाएगा, ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा गर्मी है, गर्मी बर्दाश्त कर लीजिए, ऑक्सीजन की कमी बर्दाश्त नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, मैम जरा इसको भी खोले ताकि कोई हवा का कोई क्रॉस मिले यार, उधर इसको भी थोड़ा सा खोल दें, कोई हवा का यहाँ से कोई ना कोई क्रॉस वेंटिलेशन होएगी तो। हेलो जी, चलो बटन दबा लेना, नीचे की तरफ तो खुल जाएगा। अच्छा जी क्या बात हो रही है, बस बस थोड़ा सा। अच्छा जी क्या समझा रहा था, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर व्हाट, दे आर न्यूमरस इन नंबर। अच्छा ठीक हो गया, उसकी वजह मैं समझा रहा था कि उसकी वजह क्या है, दे आर नॉट जस्ट डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, बल्कि दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इवन द डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो एक जुमला लेके एंड पे जाकर अगला, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज आर नॉट जस्ट डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, derived quantities are not just derived from base quantities, are not just derived from base quantities, rather what, rather they can be derived, rather they can also be derived, rather they can also be derived from क्या, from the derived quantities, rather they can also be derived from the derived quantities, rather they can also be derived from the derived quantities। अच्छा अब अगर आप वापस उस तरफ चलें, थोड़ा इस क्वांटिटीज के नामों से पिछले वाले नोट पे चलें, तो उस नोट पे आपने क्या लिखा हुआ है कि सर जी they are defined by what, by a particular formula। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन काम हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या बनाना, उनका फार्मूला बनाना, या फार्मूले को बनाना भी हमने करना है, फार्मूले को याद भी हमने करना है, फार्मूले को हमने उस फार्मूला की पूरी क्या डेवलप करनी है सर जी, पूरे की पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ, फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, फॉर्मूला की सेंस क्या है, इवन हमने फॉर्मूला को याद करने तक जाना है। कहां तक जाना है जी, हमने फॉर्मूले को याद भी करना होगा। सो आई थिंक मैं यहां इस पूरे के बाद एक और नोट लिखवाना चाहता हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट डिराइव्ड क्वांटिटीज इज टू मेक देयर फॉर्मूला। The most important concept about derived quantities is क्या, is to make / develop / derive
/ memorize. The most important concept about derived quantities is to make, develop, derive, memorize क्या their formula. ठीक है जी, बनाना है कि उसको डेवलप करना है कि उसको अल्टीमेटली डिराइव करना है या उसको रटा लगाना है. ठीक है जी, जो भी करना है वो क्या करना है जी, फार्मूले के साथ सारा करना है. इस टू क्या, इज टू मेक, डेवलप या वट एवर क्या जी, डिजाइन अ फार्मूला. अंडरलाइन जी वर्ड फार्मूला. आई थिंक आज के टॉपिक में मैंने क्या पढ़ाना है आपको, मैंने डिराइव्ड क्वांटिटीज के अबाउट इनके बारे में आपको इनका फॉर्मूला बनाना सिखाना है. क्या सिखाना है जी, मैंने आपको इनका डिराइव्ड क्वांटिटीज का फॉर्मूला मेकिंग सिखानी है. ये हेडिंग दो जी, फॉर्मूला मेकिंग. फॉर्मूला मेकिंग की हेडिंग दीजिए प्लीज. फॉर्मूला मेकिंग की हेडिंग दीजिए. बेटा अगर ये हर्डल है जो डोर है तो आप आगे कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं. नहीं है, ठीक. और जब मैं नीचे लिखूंगा फिर, हाँ नहीं मतलब अगर ये हमारा जो डोर है ये हर्डल तो नहीं है. ठीक, अच्छा जी, क्या बात हो रही है जी. हमने आपको एक नया टॉपिक डिजाइन कर दिया है. मैंने कल डिराइव्ड क्वांटिटीज के नाम लिखवा दिए थे. उनके नामों के बाद मुझे अगर बताएं क्या क्या नाम लिखे हैं आपने. सबसे पहले स्पीड का नाम, नहीं स्पीड से पहले क्या लिखा, सबसे पहले एरिया लिखा हुआ आपने. क्या लिखा हुआ भाई, सबसे पहले आपने एरिया लिखा हुआ है. तो लो जी, आप बताएं आप में से किसको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है. हाथ खड़ा करेंगे जनाब जी. किसको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है? जी जनाब, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. वो कहते हैं सर जी एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके जी, इसके अलावा किसी को कोई फॉर्मूला आता है जी एरिया का? ये तो वॉल्यूम पे चले जाएंगे हम. उन्होंने कहा सर जी एक फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. चलो यूं समझने कहते हैं सर फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ. एनीवन एल्स? जी लेंथ इनटू हाइट. जी वो तो वॉल्यूम पे चले जाएंगे यार, 3 किधर मल्टीप्लाई कर रहे हो जी. हाँ इधर किधर को बोला है, लेंथ का क्या, लेंथ का स्क्वायर. वो कहते हैं सर ये एक फॉर्मूला है लेंथ का स्क्वायर. और जी एनीवन एल्स? जी हाँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. जी एनीवन एल्स? बेस इंटू हाइट. जी जनाब, कोई और? पाई आर स्क्वायर. जी जनाब, कोई और? जी भाई 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो वो कहते हैं सर जी हमने ना एरिया के लिए क्या किया हुआ है. कोई कहता है सर जी मैंने रेक्टेंगल के लिए याद किया हुआ है लेंथ इनटू विड्थ या लेंथ इनटू ब्रेड्थ. कोई कह रहा है सर जी मैंने स्क्वायर के लिए याद किया हुआ है लेंथ इनटू लेंथ, दैट इज लेंथ का स्क्वायर. कोई कह रहा है सर जी मैंने सर्कल के लिए याद किया हुआ है पाई इंटू आर का स्क्वायर. कोई कहता है सर जी मैंने ट्राइंगल के लिए याद किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. कोई कहता है मैंने ट्रेपीजियम के लिए याद किया है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. कोई कहता है मैंने पैरेललोग्राम के लिए याद किया हुआ है दिस बेस इंटू क्या, वर्टिकल हाइट. तो कहने का मतलब यह है ये आपने डिराइव किए हैं या आपने डेवलप किए हैं या आपने खुद बनाए हैं या आपने रटे लगाए हैं. हाँ जी, आपने क्या किए हैं, आपने पुत्र जी रटे लगाए हैं. आपको इस चीज की सेंस नहीं है कि हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्यों करना है. आपको इस चीज की सेंस शायद नहीं है कि यार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों करना है. ठीक है, बहुत हुआ तो आपको रेक्टेंगल की सेंस होगी कि सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्यों करना है. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, मुझे आपको ये फार्मूले ऑल्दो याद होंगे, बहुत अच्छी बात है, 6ठी 7वीं में याद कराए जाते हैं कहीं ना कहीं ये वाले फार्मूले. ठीक, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैंने फार्मूलों के याद करने पर ना एंड में बात करनी है. मेरा लास्ट टॉपिक होगा, याद भी करो जी. मेरा बुनियादी टॉपिक क्या होगा कि भाईजान ये फार्मूला बनाया किधर से आपने. और मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास का भी अल्टीमेट टारगेट क्या हो, हर फार्मूला के बारे में अगर आप कह रहे हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यू मस्ट नो कि मैंने ये दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई क्यों की. अगर आप कह रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यू मस्ट नो कि यार ये हाफ क्यों आ गया बीच में. अगर आप कह रहे हैं हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यू मस्ट नो यार ये पैरेलल साइडों को ऐड क्यों कर रहे हैं हम. अगर आप कह रहे हैं पाई इंटू आर का स्क्वायर,
यू शुड नो यार ये पाई कहां से आया, तो आर का स्क्वायर क्या चीज होती है। यू गेटिंग माय पॉइंट। हमने क्या करना है, हमारा मकसद ये होगा कि सर जी क्या करें, फॉर्मूले को रटेंगे एंड में जाकर। पहले क्या करें सर जी, फॉर्मूले को समझेंगे कि फॉर्मूला बना कैसे है। मिसाल के तौर पे आपने इधर मुझे एरिया वाले फॉर्मूले बताए जिसमें सब मल्टीप्लाई हो रहा था। अच्छा आगे चलता हूं, एक फॉर्मूला जी स्पीड, एनीवन प्लीज। जी बोल ही दिया भाई ने, क्या बोला जी, कहते हैं सर जी स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा भाई ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम क्यों नहीं होता। हाँ जी, एरिया के लिए तो कह रहे थे लेंथ इनटू विड्थ, वहां तो दो चीजें मल्टीप्लाई कर दी हैं पकड़कर। ये स्पीड के लिए दो चीजें डिवाइड किस खुशी में की हैं आपने डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। व्हाट इफ आई से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। हाँ जी, आप कैसे मुझे किस बुनियाद पर डिसएग्री करेंगे कि सर नहीं मल्टीप्लाई नहीं होता सर, डिवाइड होता है। इनिशियली मैं समझता हूं कि मेजॉरिटी के पास बुनियाद होगी रटे वाली। सर क्या हो गया है, फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स भूल गया आप। हमने तो बचपन में पढ़ा था स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। ठीक है, आप इतने बड़े हो गए आपको नहीं पता स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। ठीक है, चलो ठीक हो गया, मान लेता हूं कि आपको याद है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये रेजिस्टेंस क्या होता है जी, वो क्या होता है, वो याद करने से शायद हमें, खैर बार मैं भी ये मिसाल नहीं देना चाहता, मैं बस अभी छोटी छोटी इनिशियल मिसालों पे रहना चाहता हूं। वो इनिशियल मिसालें क्या हैं, वो इनिशियल मिसालें ये हैं कि सर जी पहले ही आपने एक मिसाल दी एरिया की, उसमें आपने जितने फार्मूले सुनाए उन सब में कोई दो चीजें आपस में क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। आप जब ये स्पीड वाला फॉर्मूला सुना रहे हैं इसमें दो चीजें क्या हो रही हैं सर जी, डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, मुझे बस इस टॉपिक के ऊपर आज बात करनी है कि कौन कौन सी चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो क्यों होती हैं, कौन कौन सी चीजें आपस में डिवाइड होती हैं तो क्यों होती हैं। खैर एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया था, वो मुझे समझाना चाहता था कि सर मैं बताता हूं, मैंने सिर्फ याद नहीं किया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। उनको लगता है कि मैंने समझा भी है, तो मैं उनको मौका देना चाहता हूं, बताओ बेटा हमें कैसे पता है डिस्टेंस ओवर टाइम क्यों। हाँ वो कहते हैं सर जी क्या होता है, कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला होता है और कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन वाला होता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे किसी भी क्वांटिटी का, मुझे किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, मुझे किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी समझना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर सोचना पड़ेगा कौन कौन सी क्वांटिटीज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई बिलीव फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज द आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि क्या करेगा, जो हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज का फॉर्मूला बनाने में मदद करेगा। तो जिस भी किसी की बात करेंगे वो जिस तरह उन्होंने कहा कि सर डिवाइड हो रहे हैं तो वो उसमें शायद कोई डायरेक्ट है तो शायद कोई इनवर्स है। तो मैं जनाब इसी बात को करना चाहता हूं। फॉर्मूला मेकिंग की जब आपने हेडिंग दी है तो उसके फौरन बाद पहला नोट ये लिखिए कि कौन सा आइडिया इस्तेमाल करेंगे हम। लिखें द आइडिया और द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिखें द आइडिया स्लैश कॉन्सेप्ट, द आइडिया और द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, द आइडिया और द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनैलिटी, द आइडिया और द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विल बी यूज्ड टू डू क्या, विल बी यूज्ड क्या करने के लिए जनाब, टू यू नो व्हाट, टू क्या, टू मेक द फार्मूला ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी, टू मेक द फार्मूला ऑफ द। बच्चों जिस जिसके आसपास खिड़कियां हैं प्लीज उनको बंद कर दीजिए और कर्टन्स को भी साइड कर दीजिए। बेटा इसको बंद, अब्दुल्ला इसको बंद कर दो प्रॉपर्ली, वो बटन्स भी ऑफ कर, बटन्स के साथ इसको बंद कर दें। जी जनाब क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या लिखा है। और जितने भी आपके आसपास एसीज हैं उनकी सेटिंग्स को भी ठीक कर लीजिए, उनका मोड चेक कीजिए वो कूल मोड पर हो, टेम्परेचर चेक कीजिए वो मोड चेक करें कौन सा है,
और नीचे ले जाएं, और नीचे ले जाएं, 17 पे ले जाएं, स्पीड को मैक्सिमम पे ले जाएं, एक दफा और दबाएं, एक दफा और दबाएं, ये मैक्सिमम स्पीड है आई थिंक। और टेम्परेचर को और नीचे कर दें। मोड प्लीज लाजमी चेक कीजिएगा, उसके छोटा सा पतला सा मोड लिखा होगा, कौन सा है? इस वाले का भी कोई रिमोट शिमोट ला दो यार। छोटा सा पतला सा यहां लिखा आएगा, नहीं दोबारा दबाओ मोड का दबाओ। हाँ ये कूल मोड है, ठीक है चलो जी, ये इसका है। अच्छा जी, सो यू नो क्या बात हो रही है जी? सर वो पीछे वाला भी लगा दीजिएगा प्लीज। अच्छा कहां पहुंचे, क्या लिख रहे थे? कि सर जी द आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विल बी यूज्ड क्या करने के लिए? टू मेक द फॉर्मूला ऑफ एनी डिराइव्ड क्वांटिटी, टू मेक द फॉर्मूला ऑफ एनी डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा तो इसका मतलब ये है, मैंने कहा जी मुझे डिराइव्ड क्वांटिटीज के फार्मूले सिखाने हैं, फार्मूलों में मैंने जाके कहा जी मुझे तो आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सिखाना है। अब आते हैं प्रोपोर्शनैलिटी की तरफ। क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी? किस किस ने कहीं मैथ्स में या कहीं ऑर्डिनरी लेवल में प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ा हुआ है जी? व्हाट इज प्रोपोर्शनैलिटी? बताओ बेटा, क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी? क्या चीज होती है? आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनैलिटी? जी उधर एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया जी, व्हाट इज मेंट बाय प्रोपोर्शनैलिटी? हाँ असल में प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है कि सर जी दो क्वांटिटीज का ना आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? या तो एक के ज्यादा होने से दूसरी भी ज्यादा होती है, या एक के ज्यादा होने से दूसरी क्या हो रही होती है? कम होती है। आई बिलीव प्रोपोर्शनैलिटी का बुनियादी मतलब क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्या? प्रोपोर्शनैलिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, अगला जुमला लिखिए जी। प्रोपोर्शनैलिटी इज द रिलेशनशिप, इधर आगे आ जाओ। प्रोपोर्शनैलिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्या? प्रोपोर्शनैलिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। Proportionality is actually the relationship between two quantities. अच्छा, proportionality is the relationship between क्या? It is the relationship between two quantities. Okay जी, अब ये रिलेशन कैसा हो सकता है? हाँ जी, जो भी दो क्वांटिटीज होंगी याद रखिए उनका रिलेशन क्या होगा? सर या तो उनका रिलेशन डायरेक्ट होगा या उनका रिलेशन इनवर्स होगा। क्या होंगे जी? मुझे आपको यहां से आगे या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी समझानी है या फिर मैंने आपको इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी समझानी है। इससे पहले कि मैं दो कॉलम्स बनाऊं, आई वुड लाइक कि आप एक काम कीजिए, अगला एक नोट लिखिए। आपने पीछे क्या लिखा है जी? प्रोपोर्शनैलिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो अगला जुमला लिखें, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज कैन बी डायरेक्ट और इनवर्स। रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज कैन बी क्या? डायरेक्ट और इनवर्स। कैन बी डायरेक्ट और इनवर्स। कैन बी डायरेक्ट और इनवर्स। अच्छा, एक बात को जरा गौर से सुनेंगे। अब देखिए जरा सेंटेंसेस का सीक्वेंस देखेंगे प्लीज। हमने आज के लेक्चर की पहली लाइन क्या लिखी? हमने कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट डिराइव्ड क्वांटिटीज इज क्या? इज टू मेक और डेवलप और डिराइव और मेमोराइज देयर व्हाट? देयर फार्मूला। तो मैंने कहा जी डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या बनाना है? फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के लिए मैंने क्या कहा कि द आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विल बी यूज्ड टू मेक द फॉर्मूला ऑफ एनी डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी के लिए क्या कहा कि ये प्रोपोर्शनैलिटी क्या चीज होती है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज। फिर मैंने कहा जी रिलेशनशिप कैसा होगा? मैंने कहा सर जी या तो वो डायरेक्ट होगा या वो इनवर्स होगा। तो आप एक बात पे गौर कर रहे हैं, मैं कैसे नोट्स बना रहा हूं? मैं बड़े सीक्वेंस के अंदर एक नोट्स बना रहा हूं, ठीक है?
तो मेरा आर्ट क्या होगा, मैं यहां पे खड़े होकर अपने दिमाग को इस्तेमाल करके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कहानी है, उस कहानी का ना एक सीक्वेंस डिजाइन करता जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा आर्ट होना चाहिए। आपका आर्ट क्या होना चाहिए कि आप जब उस कॉन्सेप्ट को या उस कहानी को नोट्स में की सूरत में लिख रहे हो तो प्लीज एक काम करना यार, नोट्स ना पांव से नहीं लिखने हैं जी। नोट्स क्या नहीं करने, पांव से नहीं लिखने भाई, और उधर ड्राइंगे भी नहीं बनानी। ठीक है, अपनी नोटबुक पे ड्राइंग बनाने का दिल करे तो किधर जाना है, आखिरी सफे पे चले जाना है कि सर जी आप बस बोल रहे हैं और मेरा दिल कर रहा है कोई कार्टून नेटवर्क बना दूं। ठीक है, तो प्लीज आखिरी पेज पे बनाइएगा। ये नोट्स हैं भाई, इनको क्या करना है, इनको बेटा अपने पूरा साल मेरे वर्कशीट्स को सॉल्व करने के लिए इनको कंसल्ट करना है, मेरे टेस्ट को सॉल्व करने के लिए भी इन्हीं को कंसल्ट करना है, आपने मॉक्स देने के लिए भी इन्हीं को करना है, आपने सेशनल्स देने के लिए भी इन्हीं को करना है, आपने कैम्ब्रिज के इम्तिहान देने के लिए भी इन्हीं नोट्स को क्या कहते हैं कंसल्ट करना है। तो इन नोट्स को बराए मेहरबानी, आपको मालूम है बड़ा एक सीक्वेंस में बोल रहा हूं, कुछ स्पेशल नोट हो तो क्या कहता हूं वो ऊपर हेडर पे लिखना, कोई साइड नोट है तो क्या कहता हूं भाई वो साइड पे जाके लिखना। तो मैं एक एक चीज का ख्याल रखूंगा। तो आपसे भी एक गुजारिश की जाती है, ये आपने नोट्स अपने लिए बनाने हैं। अपने लिए इंसान ना सबसे बेहतरीन चीज सेलेक्ट करता है। यकीन जानिए, ये आप किसी और के लिए नहीं बना रहे, ये ना तो आप मेरे लिए बना रहे हैं, ना आप अपने किसी बहन भाई के लिए बना रहे हैं, ये प्योरली नोट्स आप अपनी जात के लिए बना रहे हैं। आपकी जात ने इन नोट्स को इस्तेमाल करना है भाई। सो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि नोट्स को बनाने का एक तरीका है, उसको फॉलो कीजिए, अच्छी सी राइटिंग में लिखिए, नीट तरीके से लिखिए और एक प्रॉपर जैसे नोट्स बनाए जाते हैं वैसे बनाइए। ठीक है, बहरहाल तो मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूं। क्या काम है मेरा कि सर जी मैं बड़े तरीके से बातें बयान कर रहा हूं, एक बात में से अगली बात, अगली बात में से अगली बात, उसमें से अगली बात, उसमें से अगली बात, और जब मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करूंगा तो आपको पूरी बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, हाँ मीनवाइल और पूरी बात खत्म करने के बाद अगर कुछ समझना है तो जरूर सवाल पूछिए, और टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते समझना है तब भी सवाल पूछ लीजिए, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन साथ क्या कीजिए, नोट्स बनाते जाइए और सही तरीके से। और अगर आपको लगता है सर जी आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, जो कि हकीकत नहीं है, ठीक है, तो सर वो क्लास में तो जल्दी जल्दी लिखना होता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर मुझे जल्दी जल्दी लिखने की आदत है, तो फिर वो घर जाकर एक नया रजिस्टर लें। वो क्या करें, घर जाकर क्या करें, दोबारा से नीट नोट्स बनाएं। घर में कोई जल्दी नहीं होगी। ठीक है, कुछ लोग ये आदत अपना लें कि अगर क्लास में गंदा गंदा लिखते हैं तो घर जाकर जरा नीट नोट्स बना के लिख लें। बाकियों ने ये आदत तो मैंने आपको पहले दिन फर्ज कर दी थी, क्या कि जी घर जाकर रिवाइज तो करना ही करना है। अब दो तरीके हैं रिवाइज करने के। पहला कौन सा है, सर जी बस जो आपने लिखवाया है, अगर हमने क्लास में इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, इतना बना बना के लिखा है तो घर जाके सिर्फ पढ़ लिया करेंगे। और अगर किसी को होता है सर जी क्लास में बड़ा फजूल तरीके से गंदी राइटिंग में लिखा है, तो घर जाके उसको जब नीट करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रिवाइज भी हो जाएगा। तो दोनों में से कोई ना कोई एक आदि आदत आप लाजमी प्लीज अपना लीजिए। ठीक है जनाब, इसमें किसी को परेशानी है? चलें जी आगे चलेंगे। सो यू नो व्हाट, हम क्या बात कर रहे थे, है नहीं? हमने आखिरी जुमला क्या लिखा? पहले हमने कहा जी डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या बनाना है, फार्मूला बनाना है। हमने कहा जी फार्मूला कैसे बनाना है, सर वो प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके बनाना है। हमने कहा प्रोपोर्शनैलिटी क्या चीज होती है, सर वो कुछ दो क्वांटिटीज का आपस का रिलेशन होता है। यार ये रिलेशन कैसा होता है, सर जी या तो डायरेक्ट होता है या फिर या क्या होता है, या डायरेक्ट होता है या तो इनवर्स होता है। लो जी सर ये डायरेक्ट क्या होता है तो इनवर्स क्या होता है। आई थिंक यहां से आगे मैं क्या बनाना चाहूंगा, मैं यहां से आगे दो कॉलम्स बनाना चाहूंगा। एक कॉलम में मैं आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के नोट्स पढ़ाऊंगा और दूसरे कॉलम में मैं आपको इनवर्स प्रोपोर्शन के नोट्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो क्या कीजिए जनाब जी, दो कॉलम्स बना लीजिए जी। एक तरफ लिखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक तरफ लिखिए इनवर्स प्रोपोर्शन, और दरमियान में क्या कर दीजिए, एक लाइन लगा दीजिए। बेशक लाइन ना लगाएं, अभी बाद में देखेंगे कितनी लंबी लाइन लगानी है। There is this concept of direct proportion and then there is a concept of inverse proportion. I would like कि आपने जो पिछले जुमले लिखे हैं हर जुमले में से एक एक लफ्ज अंडरलाइन करें
पहला जुमला आपने लिखा कि जनाब जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट डिराइव्ड क्वांटिटीज इज टू क्या मेक देयर फार्मूला। तो इस जुमले में से सबसे पहले अंडरलाइन करें डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऊपर 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 यहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट डिराइव्ड क्वांटिटीज में से किसको अंडरलाइन करें, डिराइव्ड क्वांटिटीज को अंडरलाइन करें। आगे क्या लिखा है, इज टू मेक और डिराइव व्हाट देयर फार्मूला, अंडरलाइन द वर्ड फार्मूला। फिर अगले जुमले में आपने क्या लिखा है कि जनाब जी द आइडिया ऑफ क्या प्रोपोर्शनैलिटी, अंडरलाइन द वर्ड प्रोपोर्शनैलिटी, is used to make क्या, is used to make what the formula of a derived quantity। अच्छा फिर आपने कहा जी प्रोपोर्शनैलिटी इज क्या, is the relationship, तो अंडरलाइन द वर्ड रिलेशनशिप। फिर आपने कहा रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज कैन बी क्या, कैन बी डायरेक्ट और इनवर्स, तो अंडरलाइन द वर्ड डायरेक्ट और इनवर्स। तो जो जो आपके की वर्ड्स हैं आप उसको भी क्या करते जाएं, किसी के पास अंडरलाइन करने की ऑप्शन है, अगर किसी के पास हाईलाइटर है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको उन वर्ड्स को हाईलाइट कर देना चाहिए। क्लास में अगर नहीं करता तो जब घर में रिवाइज कर रहा हो तो उसको पता हो यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, उस तरह से रिवाइज कर लिया करें। बहरहाल तो क्या बात चल रही है, डिराइव्ड क्वांटिटीज चल रही हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, फार्मूला बनाना है सर हमने। फार्मूला कहां से बनेगा सर, प्रोपोर्शनैलिटीज से बनेगा सर। प्रोपोर्शनैलिटीज क्या होती हैं सर, इस रिलेशनशिप को कहते हैं किसी भी क्वांटिटीज के दरमियान। वो रिलेशनशिप क्या हो सकता है सर, या वो डायरेक्ट हो जाएगा या वो इनवर्स हो जाएगा। बात समझ आ रही है, दिस इज हाउ वी डेवलप द बिल्डिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। हम हमेशा क्या करेंगे, मैं हमेशा जब भी किसी चीज की बात करूंगा मैंने आपके साथ क्या करना है, मैंने ना हमेशा एक बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करनी है। असल में शायद आप में से कुछ को मालूम हो कि मैंने जो डिग्री की हुई है, मेरी डिग्री का नाम है सिविल इंजीनियरिंग। मैंने जो स्पेशलाइजेशन की हुई है उसका नाम है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। किसी को पता है ये सिविल इंजीनियरिंग वाले और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं, एनीवन? हाँ जी, क्या बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। चले, मेरी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, जिसमें मैंने स्पेशलाइज किया हुआ है उसमें ना स्काई स्कैपर्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल आसान करता हूं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। अभी जो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने का ना बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है। बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, छत डालते हैं या बुनियाद बनाते हैं? पुत्र जी सबसे पहले नीचे से बुनियादें बनाते हैं। बुनियादों के ऊपर क्या करते हैं, बुनियादों के ऊपर कोई ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, तो उसके ऊपर क्या बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, उसके ऊपर क्या बनाते हैं, सेकंड फ्लोर बनाते हैं। ऐसे करते करते ऊपर जाते हैं। तो मैंने 6-7 साल एक ही काम यूनिवर्सिटी में सीखा है। क्या 4 साल की ग्रेजुएशन, 3 साल की मास्टर्स, तो उसमें क्या सीखता रहा, और पीएचडी के 1.5 साल जो लगाए हैं वो 7 और 8 एक ही काम सीखते रहे कि भाईजान नीचे से ऊपर कैसे आना है, हैं जी। क्या आपने बुनियादों से स्टार्ट होना है और बुनियादों से वो ऊपर, अब आपने सेंटोरस जितनी बिल्डिंग बनानी है या बुर्ज खलीफा जितनी बिल्डिंग बनानी है या आपने कितनी ऊंची इमारत बनानी है, ये डिपेंड करता है किस बात पर, कि आपने कितनी मजबूत बुनियादें बनानी है या बुनियाद कितनी मजबूत बनानी है। ये डिपेंड करता है कि आपने भाई 2 मंजिला इमारत बनानी है या आपने 10 मंजिला प्लाजा बनाना है या आपने 100 मंजिला स्काई स्क्रैपर बनाना है। उसके लिए उतनी जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे उतना क्या करना है, उतना भाईजान मजबूत और स्ट्रांग बुनियादें बनानी है, ठीक है। अब आप में से भी फैसला कर लें, जिस किसी को लगता है सर जी बस O लेवल करेंगे और अब्बा जी का कारोबार संभालेंगे, तो फिर मेरी एकेडमी में आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। किसी भी XYZ किसी भी स्कूल जाएं, वहां जाए भी ना जाए, बजाया करें, अटेंडेंस लगाया करें, सुन लिया करें, पेपर जाके अटेम्प्ट करें, उतना आप पास हो जाएंगे जितना आपको अब्बा जी का कारोबार संभालने के लिए पास चाहिए, ठीक है। मेरी क्लास में कराने का मकसद है, तो वो तो मेरा एक ही मकसद है कि मैंने आपकी बिल्डिंग को जो है ना सबसे ऊंचा बनाना है। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट सिर्फ O लेवल्स की नीयत से ना पढ़ें, वो O लेवल के बाद A लेवल, A लेवल के बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स, उसके बाद PhDs और PhDs के बाद पोस्ट डॉक्टरेट्स और पोस्ट डॉक्टरेट्स के बाद एक साइंसदान के लेवल तक जाने के लिए पढ़ें। तो मैं इस वजह से, मेरा दिमाग क्या कहता है कि यार एक एक बात को ना कुरेद कुरेद के इतनी मजबूत इनकी बुनियाद बनाओ कि इनको आगे क्या हो। इन्होंने अब आगे मर्जी वैसे आपकी है भाई, जरूरी नहीं कि सर जी आप तो PhD बना के छोड़ेंगे तो हम तो कल से नहीं आ रहे, ठीक है, वो मर्जी भाई आपकी है।
कि आपने पीएचडी करनी कि नहीं करनी। मैंने आपकी बुनियादें किस बुनियाद पर बनानी है कि जितनी ऊंची बिल्डिंग आपने बनानी है आपकी मर्जी भैया, मैं आपकी बुनियाद को कमजोर नहीं छोड़ना चाहता। एक एक लफ्ज के पीछे मैं पढ़ूंगा इसी तरह, ठीक है, चाहे मुझे वक्त कम लगे चाहे मुझे वक्त ज्यादा लगे, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है कि आपकी बुनियादों को क्या होना चाहिए, मजबूत तरीन होनी चाहिए। तो आगे का काम क्या होगा, आप ही के लिए आसान होगा। बहरहाल तो हमने क्या कहा, बातों में से बातें निकाल ली। तो बातों में से क्या बातें निकली, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का लफ्ज निकला और एक इनवर्स प्रोपोर्शन का लफ्ज निकला। ये लफ्ज मुझे लगता है आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया हुआ है। कहां, मैथ्स में इस्तेमाल किया हुआ है। कहां इस्तेमाल किया हुआ है जी, मैथ्स में इस्तेमाल किया हुआ है। और मैथ्स में आपने इसको कैसे इस्तेमाल किया हुआ है सर जी, मैथ्स में ना हम ऐसे लिखते थे कहीं, ए, याद आ रहे हैं जी, ऐसे लिखते था ना, और इधर कैसे लिखते थे, ए 1/b। ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अभी तो मैंने मतलब सिखाया ही नहीं, अभी तो मैं जस्ट क्या बता रहा हूं। आपने कहा सर मैथ्स में पढ़ा है, तो मैथ्स में तो अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, मैथ्स में तो सिंबल्स पढ़ते हैं, मैथ्स तो इस तरह से चलती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मैथ्स कैसी पढ़ी है आपने, ऐसी पढ़ी है। इनवर्स प्रोपोर्शन की मैथ्स कैसी पढ़ी है आपने, ऐसी पढ़ी है। सर ये तो सिंबल्स हैं, मुझे इस सिंबल्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसका मीनिंग सिखाना है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि सर जी अगर ए ज्यादा हो गया तो बी भी क्या हो जाएगा, सर ज्यादा हो जाएगा। अगर ए कम हो गया तो बी भी क्या हो जाएगा, बी भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब इस सिंबल को रीड कैसे करते हैं, फिर इसकी मीनिंग क्या है, फिर इसमें से ड्राइव क्या करेंगे, मैं उस तरफ जाने लगा हूं। तो सबसे पहला काम करिए, इट इज रेड एज, लिखिए जी, ये जो आपने लिखा है इसके लिए, इट इज रेड एज व्हाट, कैसे रीड करें इसको, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। लिखिए जी, इट इज रेड एज ए, वैसे ए है क्या, ए क्या होगा सर, कोई क्वांटिटी होगी, ए कोई वेरिएबल होगा। मैथ्स में वेरिएबल होगा, फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स में तो मैंने वेरिएबल्स नहीं पढ़ाने, मैथ्स में कोई एक्स वाई जी होता होगा, फिजिक्स में तो मैंने लेंथ पढ़ानी है या मैथ्स पढ़ाना है या टाइम पढ़ाना है, तो क्या ये कोई ना कोई क्वांटिटी है। तो आई बिलीव, क्या लिखा जी आपने, इट इज रेड एज क्वांटिटी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी बी। तो लिखिए जी, इट इज रेड एज द क्वांटिटी ए is directly proportional to the quantity B। अच्छा, क्या इसको सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे कि A is directly proportional to B? किसी ने कुछ और जुमला पढ़ा? नहीं, इतना आगे नहीं जाना मैंने, मुझे बस इस जुमले की कुछ और अंग्रेजी है, A is directly proportional to B के अलावा। बच्चों सीधो के बैठो यार, हाथ उधर करो भैया, हाथ उधर करो, ध्यान दो, ठीक है। अब एक थोड़ा सा भी हिले ना को, मस्ती की पोजीशन मैंने देखी तो पुत्र मैं चपेड़े भी मारता हूं बंदे को। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरे का पूरा मुझे फोकस चाहिए। समझ आ रही है आप लोगों को क्या बात हो रही है भाई? ध्यान दें प्लीज, ध्यान दें यार, ध्यान दें। एक ये जुमला है, इस जुमले के अलावा कोई और अंग्रेजी है? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के अलावा कोई और अंग्रेजी है जी? अच्छा, ये तो एक पूरी एक्सप्लेनेशन है, मुझे स्टेटमेंट चाहिए जी। ओके, और एनीवन एल्स जी, एनीवन एल्स प्लीज सुने जरा। कुछ लोग पढ़ेंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, कुछ लोग पढ़ेंगे ए वेरीज डायरेक्टली एज बी। क्या पढ़ेंगे जी? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, बल्कि एक सेकेंड, कुछ लोग पढ़ेंगे ए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बी। मुझे लगता है मुझे अगला जुमला क्या लिखवाना चाहिए, ए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बी, ये लिखे। अच्छा, कुछ लिखेंगे ए वेरीज डायरेक्टली एज बी। कुछ लिखेंगे ए वेरीज
as B। हेलो, मुझे लगता है इन चारों जुमलों का एक ही मीनिंग है। क्या जुमला लिखा मैंने पहले बोला A is directly proportional to B, फिर मैंने बोला A is directly related to B, फिर मैंने A varies directly as B। अब मैंने सबसे आसान क्या कर दिया, A varies as B। अब ये A varies as B का मतलब क्या है? If A increases then B increases, if A decreases then B also decreases। तो एक और बात भी लिखूंगा यहां पे। अगली बात क्या है? If A increases then B increases। अच्छा, आगे लिखें if A decreases then B also decreases। Then जी जनाब, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लफ्ज बोल दिया, डायरेक्टली रिलेटेड का लफ्ज बोल दिया, वेरीज डायरेक्टली का लफ्ज बोल दिया, A वेरीज एज B बोल दिया, if A increases then B increases बोल दिया, if A decreases then। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो भाई। एनीवन? हैं जी। तो जो A के साथ तब्दीली आ रही है वही तब्दीली क्या होगी, उसी जैसी तब्दीली क्या होगी B के साथ आएगी। जिसका मतलब ये है अगर A डबल हो गया तो B भी क्या हो जाएगा, B भी डबल हो जाएगा। अगर A हाफ हो गया तो B भी क्या हो जाएगा, B भी हाफ हो जाएगा। इस बात में किसी को परेशानी है भाई? एनीवन? ओके, सो इस बात को सिंबल्स में पता मैं कैसे लिखूंगा? इस बात को मैंने सिंबल्स में ऐसे लिखना है कि अगर मैं कहूं कि जी यहां लिखता हूं, अगर B ज्यादा हो गया तो A भी क्या हो जाएगा? सर जी ज्यादा हो जाएगा। ये अपवर्ड एरोस का मतलब क्या है? अगर B ज्यादा तो A भी ज्यादा। किसी को मसला है? और अगर मैं कहूं कि नहीं सर, अगर A कम हो गया तो फिर B भी कम हो जाएगा सर। हेलो, किसी को मसला है इस बात से? तो मैंने दो अलग अलग कलर्स इस्तेमाल कर लिए कि अगर रेड सिचुएशन देखें जी, रेड सिचुएशन क्या है? A इंक्रीजेस, तो B में भी मैंने क्या कर दिया है? इट आल्सो इंक्रीजेस। लुक एट द ग्रीन सिचुएशन कि A क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो फिर B भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। किसी को मसला है भाई? आई थिंक दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। हैं जी, अब ये तो मैंने मैथमेटिकल मीनिंग दी है आपको। क्या दिया जी? ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया है। इधर मुझे अगर कोई फिजिक्स की मिसालें देनी पड़ जाएं तो जनाब साहब उन फिजिक्स की मिसालों की तरफ आते हैं। जी भाई, आप में से किस किस को लगता है कि सर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी दो एग्जांपल्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं? जी जनाब, कोई भी रैंडमली। जी पुत्र, ऊंचा बोले। ओके, वो कहते हैं सर जी अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तो मतलब हीट ज्यादा होगी, या उनके कहने का मतलब यह है आप किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे, जितना ज्यादा हीट करेंगे उसके अंदर उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी आएगी। कुछ थर्मल फिजिक्स की एग्जांपल दी उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, वो कहते हैं सर जी अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगी। इन्होंने मुझे कोई मैकेनिक्स वाली एग्जांपल दी है कि ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड ग्रेटर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। बिल्कुल ठीक है जी, ऊंचा बोलिए। हाँ, वो कहते हैं सर जी अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ज्यादा मास ठूंसेंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बिल्कुल ठीक है जी, ये भी ठीक है। और जनाब जी, हाँ, वो कहते हैं सर जी स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग के साथ जितना हैवी लोड लगाएंगे उतनी उसमें क्या पैदा होगी, उतनी उसमें एक्सटेंशन पैदा होगी। तो कहते हैं सर जी वो जो लोड है और जो एक्सटेंशन है वो दोनों आपस में क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल ठीक है जी। उतना क्या होगा? आवाज नहीं आ रही। उतनी गर्मी होगी। हाँ हाँ हाँ, सही है जी। सर जी जो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा गर्मी उतनी ज्यादा होती जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। जी
हाँ वो कहते हैं सर जी किसी ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर लेके जाएंगे, जितनी उसकी हाइट ज्यादा होगी, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है जनाब जी। किस केस में, मतलब केस कौन सा है? वो कहते हैं सर जी अगर आपने गाड़ी को चलाना है या ट्रक को चलाना है तो गाड़ी का मास कम होगा तो उसको चलाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड कम होगी। ट्रक चलाना है तो ट्रक का मास ज्यादा होगा, उसको चलाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। तो कहते हैं सर किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसको मूव करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी, या अगर उसका मास कम होगा तो उसको मूव करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। किसी को मसला इस बात से? तो बहुत सारी और भी किसी के दिमाग में अगर एग्जांपल आती है प्लीज बताइए। मतलब हाँ वो कहते हैं सर जी अगर आपने एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर किसी मंजिल की तरफ जाना है तो जितना दूर जाना है उतना टाइम लगेगा, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको। बिल्कुल सही कहते हैं जी कि सर जी अगर आपने लाहौर जाना है उसका टाइम मुख्तलिफ है, आपने कराची जाना है तो उसका टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा लग जाएगा जी। वो कहते हैं सर जी अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो उसको पिघलाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी। मतलब आजकल थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ठीक है, और भी कोई एग्जांपल दें जी। जी जी वो कहते हैं सर जी जिस प्लेनेट की ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिस किसी प्लेनेट पर, चलो आसान अभी आसान कर देते हैं, अभी मैं लफ्ज ग्रेविटी बोल सकता हूं, जिस किसी भी प्लेनेट पर ग्रेविटी ज्यादा होगी उस प्लेनेट पर ऑब्जेक्ट का वेट भी ज्यादा होगा, या कहीं पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो फिर उसका वेट भी कम होगा। ठीक है जी, और कुछ जी? जितना सरफेस एरिया कम होगा प्रेशर उतना, ये तो हम कहीं और निकल गए हैं। वो कहते हैं सर एक चीज कम हो रही है, कहते हैं एरिया कम करेंगे तो प्रेशर उतर, ये तो कोई और प्रोपोर्शन है। एक के कम करने से दूसरी चीज ज्यादा हो जाए, मैं तो कह रहा हूं कि एक को ज्यादा करने से दूसरा भी ज्यादा, एक को कम करने से दूसरा भी कम। आपने मुझे जो मिसाल दी है, आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मिसाल तो नहीं दी। आपने कौन सी मिसाल दी? आपने तो मुझे इनवर्स प्रोपोर्शन की मिसाल दी है। मैं अभी इनवर्स प्रोपोर्शन की मिसालें नहीं देना चाहता। वो होता है ऐसे ही है ना, वो 5, 6, 7, 8 बच्चे सही जवाब देते हैं, 9वां 10वां जवाब आप गलत ही देते हैं। तो जिस लम्हे आप गलत जवाब, मैं इंतजार ही कर रहा होता हूँ कि जी ये गलत जवाब देंगे तो मैं कहूंगा बस भाई इससे मजीद मिसालें मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के कोई गलत मिसाल दे दी जाए, ठीक है? मुझे पहले सही मिसालें सुननी होती हैं और एंड पे वो ऑटोमेटिकली मिसालें इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चा कुछ और सोचने पे मजबूर होता है। तो जब उसको मैं मजबूर करता हूं तो वो निकम्मा पांडा कुछ गलत ही सोच लेता है। ठीक है, तो खैर बहरहाल कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपको स्ट्रेच करता रहूंगा कि जनाब और सोचें और सोचें और सोचें। जब तक दिमाग कोई गलत नहीं सोचेगा मैं तब तक आपको रोकूंगा भी नहीं। बहरहाल उनके दिमाग ने गलत सोचा है, सिचुएशन सही है, सिचुएशन आपने सही सुनाई है, लेकिन वो सिचुएशन क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आती है? नहीं आती यार। क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? सर जी डायरेक्ट में तो आपने कहा था अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज भी ज्यादा होगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम होगी। ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और मिसाल आपने मुझे क्या दी? आपने कहा एरिया अगर कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। मैंने ऐसा किया है कि मैंने यहां का अगर एरो नीचे किया है ग्रीन वाला, तो क्या इधर का ग्रीन एरो ऊपर है? नहीं ना। इधर का नीचे है तो इधर का भी नीचे है, इधर का ऊपर है तो इधर का भी। अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी को भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। एक चीज कम है तो दूसरी को भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो रहा है? अदरवाइज गलती हो रही है। या वो ये प्रोपोर्शन नहीं, फिर वो कौन सी वाली होगी? फिर पुत्र जी वो वाली प्रोपोर्शन होगी। सो बहरहाल तो मैं आपको बात समझाना चाहता था, तो मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैंने कहा जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है। होपफुली मैं आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग समझा चुका हूं और उससे रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स आपने मुझे दे दी हैं। शुक्र है कि वो क्या बोलते हैं प्री ओ लेवल वाले या दूसरे बच्चे, छोटे वाले बच्चे यहाँ नहीं बैठे हुए, अदरवाइज उनको आपकी मिसालें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है, आप में से किसी ने थर्मल फिजिक्स पढ़ी हुई है, उसने थर्मल की मिसाल दे दी, किसी ने मैकेनिक्स पढ़ी हुई है, उसने मैकेनिक्स वाली मिसाल दे दी।
वैसे किसी ने इलेक्ट्रिसिटी वाली मिसाल अभी तक नहीं दी। कोई इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में नहीं पहुंचा कोई? हैं जी, जी पुत्र। हाँ, वो कहते हैं सर जी वोल्टेज और करंट की मिसाल दे देते हैं। पता नहीं कोई ओम्स लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या पढ़ा है वहां पे कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट पास करेगा, या जितना ज्यादा करंट पास कर रहा है उतना ज्यादा वहां पर वोल्टेज होगा। ठीक है, खैर कुछ को समझ आ रही होगी, कुछ को समझ नहीं आ रही होगी। डोंट वरी, जब मैं उस सेक्शन पर जाऊंगा तो मैं वहां पे जरूर 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 मिसाल दूंगा जी। उनकी वोल्टेज, हाँ वो कहते हैं सर एक और सिचुएशन भी है, अगर किसी अप्लायंस की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप्ड भी ज्यादा होगा। ठीक है, खैर कुछ को समझ आ रहा होगा, कुछ को समझ, जिनको नहीं समझ आ रहा कोई टेंशन नहीं लेनी भाई, कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं उन चैप्टर्स तक जरूर जाऊंगा। मैं हल्का हल्का टेस्टर देता रहता हूं आपको कि यार ये अगली मिसालें हैं O1 O2 में कहीं ना कहीं सुनकर आए हो या नहीं सुनकर आए हो, नहीं सुनकर आए हो कोई टेंशन नहीं है, बस सुन लो। जब मैं ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा तो यकीन जानो मैं समझा दूंगा। इस वक्त ओम्स लॉ पढ़ाना या हुक्स लॉ पढ़ाना या कोई भी लॉ पढ़ाना, न्यूटन्स के लॉ पढ़ाना, इस वक्त मेरा वो टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक बस ये है कि यार प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊं, कुछ चीजें आपको समझ आए। नॉर्मल सी बात है यार कि जिस गाड़ी का वजन ज्यादा होगा उसको धक्का लगाने के लिए फोर्स भी क्या चाहिए होगी। अब इसके लिए आपको न्यूटन का लॉ पढ़ाऊं या आपको कॉमन सेंस से पता है? सर जी बड़ी चीज को हिलाना है तो ज्यादा फोर्स चाहिए, मैथ ज्यादा तो फोर्स ज्यादा लगेगी, कॉमन सेंस की बात है। सर जी लाहौर जाना है तो टाइम कम लगेगा, कराची जाना है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये कौन सी कॉमन सेंस नहीं है कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? सो इसी तरह जो भी मिसालें, कुछ मिसालें सबको समझ आ गई होंगी, कुछ मिसालें सिर्फ उसको समझ आई होंगी जिसने पहले से इलेक्ट्रिकल पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी तो सुन लीजिए, जब वक्त आएगा मैं वहां पे समझा दूंगा। आप एक चीज पर गौर करें, मैं लिखवा रहा हूं नहीं ना, क्यों? इसका मतलब जो लिखवाऊंगा ना वो सुथरा समझ आना चाहिए। एग्जाम्पल्स जो ले रहा हूं रैंडमली एग्जाम्पल्स देते जाइए, कुछ ने वो सुनी हुई है, कुछ ने नहीं सुनी। ठीक है, बहरहाल ये तो हो गया जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। अब आता हूं इस कॉन्सेप्ट की तरफ। ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? है जी सर जी ये कोई इनवर्स कॉन्सेप्ट, इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। रीड कैसे करूं? लिखिए इट इज रेड एज, बताएं जी ए इज क्या? सर जी इसकी रीडिंग ऐसी है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू बी। ए इज इनवर्सली, जब बिल्कुल आपने आमने सामने लिखा हुआ था, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा लिखा था तो था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या था वो? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन अगर आपने एक चीज ऊपर लिखी है और दूसरी चीज वहां पे कैसे लिखी है? वहां पे नीचे लिखी है। नीचे मतलब डिनोमिनेटर में लिखी है, मतलब फ्रैक्शन बना के लिखी है, मतलब उल्टी करके लिखी है। मतलब ये तो सीधी लिखी है ना, यहां पे बी सीधा लिखा हुआ है, यहां बी कैसा लिखा है? सर आपने उल्टा के लिखा हुआ है। उल्टा के अंग्रेजी बोलें सर, आपने क्या किया है? सर आपने ना प्योर मैथ्स बोलें सर, आपने रेसिप्रोकल करके लिखा हुआ है। क्या करके लिखा हुआ है? प्योर मैथ्स है या रेसिप्रोकल है? अच्छा नॉर्मल मैथ्स क्या है? सर जी ये ना आपने इनवर्स करके लिखा है। इसका प्योर मैथ्स है, रेसिप्रोकल करके लिखा है। इसका फिजिक्स क्या है? सर इनवर्स करके लिखा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स हैं। इनवर्स करना और रेसिप्रोकल करना ऑलमोस्ट, फिलहाल मतलब जब तक हम मौजूद हैं अभी तक इस क्लास की हद तक दोनों सेम वर्ड्स हैं। मैथ्स में कहीं एंड पे एक चैप्टर आता है, वहां पे आप देखेंगे कि इनवर्स में और रेसिप्रोकल में थोड़ा सा कोई डिफरेंस भी है, लेकिन अभी कोई डिफरेंस नहीं है। अभी रेसिप्रोकल का मतलब भी 1/b है और a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b के लिए भी आपने वो 1/b करके लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल उर्दू में सर उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया है, रेसिप्रोकल करके लिख दिया है, या आमने सामने नहीं लिखा, इधर a ऊपर लिखा है उधर b नीचे लिखा है। इसको कहते हैं क्या है? a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, a इज इनवर्सली रिलेटेड टू b। अगला जो ना लिखें, रिलेटेड टू b। आगे a वेरीज inversely to what? A varies inversely
टू बी, ये वेरीज इनवर्स ऑफ बी, ए वेरीज एज इनवर्स ऑफ बी, व्हाटएवर, जो भी अंग्रेजी है यार, ए वेरीज इनवर्सली टू बी। अब एक लफ्ज है यार, इसको देखो जरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड, वेरीज डायरेक्टली, वेरीज इनवर्सली, ये क्या लिखा है? ए वेरीज एज बी। यहां पे आपने कह दिया अगर आप डायरेक्ट भी नहीं लिखते, अगर आप इनवर्स भी नहीं लिखते, तो बाय डिफॉल्ट क्या सेटिंग है? यहां पे आपने क्या किया है? यहां डायरेक्ट लिखा है? नहीं। इनवर्स लिखा है? नहीं। जैसे नहीं मैथ्स में होता है, कुछ ना लिखा हो तो प्लस लिखा होता है, कुछ ना लिखा हो तो वो कोफिशिएंट के तौर पे प्लस होता है, किसी का कोई डिनोमिनेटर ना लिखा हो तो डिनोमिनेटर में क्या होता है? तो इसी तरह अगर मैं कहूं जी ए वेरीज एज बी, इसका मतलब क्या होगा? सर जी इसका मतलब है ए वेरीज डायरेक्टली एज बी। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब है डायरेक्ट लिखा हुआ है। उसका क्या मतलब है भाई? डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जैसी वेरिएशन ए की है वो बिल्कुल वैसी वेरिएशन बी की है। लेकिन यहां पर जब तक इनवर्स नहीं लिखेंगे, जैसे होता जब तक माइनस नहीं लिखेंगे माइनस आता नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ और चाहिए तो लिखना मस्ट होता है, याद आ रहा है? इसी तरह इनवर्स लिखना मस्ट है भाई। यहां पर अगर आप डायरेक्टली नहीं भी लिखते हैं तो मीनिंग उसका यही है कि ये वो डायरेक्टली वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन यहां पर डायरेक्ट, यहां पर इनवर्स का लिखना मस्ट है। अब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं, इनवर्सली रिलेटेड लिखते हैं, वेरीज इनवर्सली कहते हैं, यह एक और जुमला भी हो सकता है, वेरीज इनडायरेक्टली, बल्कि इनडायरेक्टली का लफ्ज है। वहां लफ्ज है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहां लफ्ज क्या है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए ना। लफ्ज क्या होना चाहिए था? अगर अंग्रेजी पढ़ाता, अंग्रेजी में क्या होता? अगर मैं एक चीज पढ़ाता डायरेक्ट तो दूसरी चीज क्या पढ़ाता? इनडायरेक्ट। वैसे होता है अंग्रेजी में, कुछ होता है यार, ये क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? कुछ स्पीच में कुछ फिनोमेना होता होगा कि सर जी एक चीज होती है डायरेक्ट होता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट, क्या? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरी क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच। चलो होती होगी यार, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं भाई। वहां पे एक लफ्ज है पहले डायरेक्ट तो फिर उसका इनडायरेक्ट। यहां डायरेक्ट का उल्टा लफ्ज इनडायरेक्ट नहीं है, यहां डायरेक्ट का उल्टा लफ्ज हमने क्या रखा है? इनवर्स रखा है, लेकिन मीनिंग उसकी इनडायरेक्ट ही है। तो अगर कोई बच्चा ऑर्डिनरी लेवल पे ये लिख देता है कि ए वेरीज इनडायरेक्टली टू बी, तो उसको गलत कहें टेक्निकली, बल्कि नहीं यार अंग्रेजी है, ठीक है, सही क्या है। लिखो यार, एक और जुमला लिखो, यू कैन राइट दैट ए वेरीज, बल्कि ए इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू बी, ए वेरीज इनडायरेक्टली एज बी। नहीं प्रॉब्लम मुझे, लेकिन आई विल सजेस्ट कि ज्यादा बेहतर लफ्ज इनवर्स ही है जी। थोड़ा सा ऊंचा, रिलेशन फिर भी डायरेक्ट नहीं है, मैं समझाता हूं सर। ये की पेज पे कर दिया बैक टू बैक। अच्छा ग्रेट हो गया सर। ये आप तो 10 क्वेश्चंस नहीं थे ये वाले? नो सर, ये 9 दूसरी की टाइम की जो पहले लाइक उसमें आपने इंप्रूव की थी ना, आपने कहा था ना कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। सर वो बाइनोमियल वाली जो पहले लाइक उसके 10 थी, इसके 9 है। अच्छा ठीक है, फिर बेहतरीन हो गया। इसको एस की क्लास में लेके हाँ अब मजा आया, अब अच्छी बनी। ठीक है, ऐसे करेंगे हमारे काम के साथ, ठीक है। अच्छा जी, क्या बात हो रही है भाई? कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है जी। उनका एक सवाल है, उन्होंने एक सवाल पूछा है। भैया क्या सवाल पूछा है? बेटा जरा ऊंचा करके सब तक सवाल पहुंचाए, मैं क्लास से जवाब चाहता हूं। क्लास ने जवाब देना जी, उनका सवाल गौर से सुने जी। हाँ वो कहती हैं सर जी, देखिए जरा एक बात पे गौर करें, पहले मैं अपनी स्टेटमेंट मुकम्मल कर लूं, फिर आपका सवाल का जवाब दूं, ठीक। मैंने यहां पे कहा A is inversely proportional to B, A is inversely related to B, A varies inversely as B, A varies indirectly as B, which means क्या? Which means कि सर जी if A increases then what? Then B decreases, ठीक है। जिसके लिए अगर आप यूं लिखते हैं कि अगर A क्या हो गया, अगर A ऊपर गया तो B किधर जाएगा?
बी पुत्र जी नीचे चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं, ये वाला नोट जो है मैंने ऊपर रेड के साथ शो किया हुआ है, अब मैं ग्रीन कॉन्सेप्ट को बयान करता हूं। इफ आई से कि if what, if A decreases then B increases, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका A नीचे आ गया तो B किधर चला जाएगा, B ऊपर चला जाएगा। अब ये बात समझाने के बाद उस बच्चे ने सवाल पूछा है, सर जी बेशक A के ज्यादा होने से B कम हो जाए, क्या हो जाए सर, बेशक A के ज्यादा होने से B कम हो जाए या A के कम होने से B ज्यादा हो जाए, तो वो उन्होंने पहला जुमला बोला, सर वो आपस में रिलेटेड तो हैं। हाँ यहां तक तो ठीक है, तो मैं कह रहा हूं रिलेटेड तो हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा सर आप इसी रिलेशन को डायरेक्ट क्यों नहीं कह देते। यहां मैं कहूंगा नहीं जनाब, इसी को तो मैं डायरेक्ट, फर्क है ना, क्या फर्क आ गया, यहां A के ज्यादा होने से B ज्यादा हो गया, A और B का एक ताल्लुक है, लेकिन ताल्लुक कैसा है, सीधा सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट, एक जैसा, ठीक है। बल्कि काम करते हैं, उर्दू समझते हैं सर इसकी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है एक जैसा रिलेशन, एक जैसी वेरिएशन, एक जैसी वेरिएशन, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ये एक जैसी वेरिएशन नहीं है, इनवर्स मतलब उल्टी वेरिएशन है। क्या जनाब जी, यहां मैं एक लफ्ज लिखूंगा, उल्टी वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है, whatever is happening to A the same thing will happen to B, but inverse proportion का मतलब क्या है, whatever is happening to A the उल्टा will happen to B। मतलब if A is increasing B will not increase, B will decrease। तो यही तो मतलब है इनवर्स प्रोपोर्शन का, इनवर्स रिलेशन का है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, बट दिस रिलेशन इज समथिंग एल्स, दिस रिलेशन इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिलेशन नहीं है तो वो रिलेशन है, या वो रिलेशन नहीं है तो ये देखें, अगर आप ऊपर देखें ना तो हमने क्या कहा है, अगर आप इस टेबल से ऊपर वाले एक आखिरी नोट लिखें, हमने कहा द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज आर क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज कैन बी क्या, इट कैन बी डायरेक्ट और इट कैन बी क्या, इनवर्स। तो दो रिलेशंस होंगे, तो हमने कहा दो रिलेशंस कैसे होंगे, या तो रिलेशन ये होगा कि एक के ज्यादा होने से दूसरा ज्यादा हो जाएगा, या एक के कम होने से दूसरा भी कम हो जाएगा। इसको कुल मिला के क्या बोल दिया हमने कि सर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जैसा रिलेशन है, या नहीं, एक जैसा नहीं, कि जो ए को हो रहा है वही बी को हो रहा है, यहां ए अगर कम हो रहा है तो वहां बी भी, तो एक जैसा रिलेशन है, सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन है। तो अंग्रेजी ये वाली आ गई। ये रिलेशन कैसे, ये उल्टा नहीं है कि सर जी ए के ज्यादा होने, ए ज्यादा होता है तो बी क्या जाता है, नीचे आ जाता है, ए कम होता है तो बी किधर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। इसको क्या बोलूं, सर ये उल्टा रिलेशन है। रिलेशन तो है लेकिन कैसा है, उल्टा है। तो उल्टे को अंग्रेजी में क्या बोलूं, इनवर्स रिलेशन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। यू गेटिंग दिस थिंग। और लिखने का तरीका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन को सीधा सीधा आमने सामने लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आमने सामने। इनवर्स रिलेशन को सीधा सीधा आमने सामने नहीं लिखेंगे। एक चीज को अगर हमने इधर न्यूमिनेटर में लिखा है तो दूसरी चीज को उधर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। क्या समझ आया बेटा आपको, बताइए। आपने सवाल में खुद गलती निकाला, आपने क्या गलत सवाल पूछा है। हाँ, तो मैं असल में इनडायरेक्ट का वर्ड किसके लिए यूज कर रहा हूं, इनवर्स के लिए। इनवर्स इनडायरेक्ट, ठीक है। तो असल में वर्ड, अगर आप प्योर इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो प्योर इंग्लिश का वर्ड होता डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन चूंकि हम प्योर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहां डायरेक्ट का ऑपोजिट क्या है, अंग्रेजी में डायरेक्ट का ऑपोजिट होता है इनडायरेक्ट, फिजिक्स में डायरेक्ट का ऑपोजिट क्या है, इनडायरेक्ट नहीं है, क्या है, इनवर्स है। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए मैं बस वो समझाना चाहता था, अदरवाइज इनवर्स इनडायरेक्ट एक ही बात, ठीक है, या ऑपोजिट रिलेशन है, ठीक है। खैर बहरहाल
आई होप कि कंफ्यूजन जो है वो काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। कुछ सवाल अगर किसी के पास है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जी? अच्छा, इसकी मिसालें देनी थी जी, डायरेक्ट की तो बहुत सारी मिसालें थी, ये इनवर्स की मिसालें दें। उधर सबसे पहली मैं उस भाई की मिसाल कैरी करूंगा। बताएं यार आप क्या मिसाल दे रहे थे इनवर्स वाली? हाँ, वो कहते हैं कि सर जब आप कभी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो, अगर आपने फोर्स किसी कम एरिया पर लगाई, बस 2 मिनट दें, जब आपने फोर्स किसी कम एरिया पर लगाई तो प्रेशर क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये मुझे कोई प्रेशर वाली सही एग्जांपल है, कोई और एग्जांपल दें जी। नो नो नो, गलत है, गलत है, दोनों डायरेक्ट इनवर्स नहीं है, गलत सिचुएशन है जी। उतनी ज्यादा क्या होगी? क्या कह रहे हो भाई? सोए हुए हो, जागे हुए हो? अल्लाह का नाम लो जी। पुत्र, आप गर्ल्स में से जो हाथ खड़ा किए, हाँ, अगर आपने मोटरवे पे जाना है, ठीक है, और वहां पे आप बहुत ज्यादा स्पीड से अगर गाड़ी चलाते हैं तो टाइम बहुत कम लगेगा। आप मोटरवे से भी ना जाएं, आप पुत्र जी जहाज में चले जाएं तो क्या होगा? उतनी वो बहुत स्पीड पे जाएगा तो टाइम उतना कम लगेगा। और अगर आपने क्या किया, नहीं सर जी हम तो पाकिस्तान रेलवे से जाएंगे, हैं जी, हम रेलवे में सफर करेंगे, ट्रेन में सफर करेंगे, चकाचक 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 आस्ता आस्ता जाएंगे, तो क्या होगा? स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो बिल्कुल जी, बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है इनवर्स प्रोपोर्शन की। एनीवन एल्स जी? हाँ, वो करंट और टाइम भी वो स्पीड और टाइम जैसा है कि अगर चार्ज ट्रेवल करता है और बहुत जल्दी ट्रेवल करता है, मतलब बहुत कम वक्त लगाता है, तो करंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी। हाँ, वॉल्यूम और प्रेशर, वो कहते हैं सर किसी कंटेनर पर क्या करें ना, अगर आप किसी कंटेनर में किसी गैस को ट्रैप करते हैं तो उसको जब आप दबाएंगे, लाइक प्रेस करेंगे, उस पर प्रेशर ज्यादा करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगर आप किसी गैस को जब आप क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, किसी कंटेनर का प्रेशर ज्यादा करेंगे तो उसका वॉल्यूम, देखें क्या हो रहा है? वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बिल्कुल जी, क्लासिकल एग्जांपल है जी। एनीवन जी? तो सोचना है, पहले सोच के हाथ खड़ा करें, रैंडमली हाथ खड़ा कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं। हाँ सर जी, मैं भी बनाता हूं 2 क्वांटिटीज जी। क्या होगा? हाँ, वो कहते हैं सर जी अगर कोई वायर है, लाइक कॉपर की वायर है, उस कॉपर की वायर की जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, मतलब थिकनेस ज्यादा होगी, तो शायद उस वायर की रेजिस्टेंस, हाँ पढ़ी है, ताजी ताजी उन्होंने की पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का वो फार्मूला है ये जी। नेवर एवर, फोर्स और एक्सटेंशन कैन नेवर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नो नो, नॉट एट ऑल, नो केस, देयर इज नो एज सच केस कि फोर्स आप ज्यादा करें और बंदा कहे जी नहीं मैं एक्सटेंशन कम करूंगा। वो बता, किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। आप दुनिया में ऐसा कौन सा मटेरियल को मैं तो तुम्हें खींचूंगा, वो कहेगा नहीं भाई मैं तो नहीं खींचूंगा, ठीक है। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि मैं स्प्रिंग को बोलूं मैं तुम्हें खींच रहा हूं, वो कहे जी तुम जितना खींचोगे मैं उतना कंप्रेस हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, एक केस में हो सकता है कि अगर मैं कंप्रेस करूं तो कंप्रेस होगा, ठीक है। मतलब मेरी उस वक्त सिचुएशन ही क्या है कि मैं उसको दबाना चाह रहा हूं तो हाँ वो दबता जाएगा, बहरहाल मैं उसको नहीं कैरी करूंगा जी। द लोअर द टेम्परेचर, हाँ वो कहती हैं सर जी जैसे जैसे आप ऊपर आसमान की तरफ जाए ना वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ा वैसे जी। उतनी क्या होगी? वो कहते हैं सर जी अगर ऊपर से कोई चीज गिर रही है, जितनी वो चीज, इधर भैया इधर 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 इधर,